हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या कोई भी एग्ज़ाम होता होगा, तो मिनिमम आपको इस जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से मिलने ही वाले हैं। तो जो भी डिस्कस करने वाला हूँ, जितना भी आर्टिकल्स सारे इंपॉर्टेंट्स है, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए ही होंगे, तभी जाके मैंने इसको सारे एक जगह पे कर दिया हूँ, ताकि आप क्या करो, कम टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आउटपुट मिल जाए। ठीक है, चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, कि नोट्स अगर आप जब बनाते हो तो वो चीज़ आपके मेमोरी में धीरे धीरे फिट होने लगती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अपना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कि सबसे पहले एक आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा कि हमारे कंट्री में भी कोई एक संविधान होना चाहिए, मतलब रूल और रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे भाई हमारे कंट्री में जो नागरिक रह रहे हैं उनके बारे में मतलब कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए, सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी। तो फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो एक सेटअप किया गया था इंडिया में, कब? 16 मई 1946 में। किसके द्वारा? जब कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, उस टाइम जो इसका चेयरमैन थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, उसके बाद आगे चल के 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया क्या? इनको बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद H.C. मुखर्जी को बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, उसके बाद आगे चल के जो आपके भीमराव अंबेडकर जी है, इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है चेयरमैन थे किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो बोलोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वाई? बिकॉज ही चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी। क्लियर है? चलो, और कुछ जानते हैं कि हमारे जो संविधान, इसको कितना टाइम लगा टोटल बनने में? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जाके ये पूरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और हमारा जो संविधान है ये एडप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 में। तो पूरा जैसे संविधान बन के रेडी हो गया आपका इतना टाइम पे, उसके बाद कुछ पार्ट जो है ये 26 नवंबर को एडप्ट किया गया, और बाकी बचा कुछ पार्ट जो है इसको एडप्ट किया गया कब? 26 जनवरी को। जानते हैं ऐसा क्यों किया गया था? तो जब हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान था, उस टाइम हमारे संविधान में एक प्रीमेबल था। प्रीमेबल का मतलब क्या होता है? जैसे भी कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो उसके पहले क्या कॉन्टेक्स्ट दिया रहा था कि हाँ इस बुक में मतलब क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर है। उसी तरीके से अगर आप प्रीमेबल पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि मतलब पीपल, हमारे कंट्री में हमारे मतलब लोगों के लिए लिखा गया है। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें, उनके कौन कौन से राइट्स है नहीं है, ये सारा कुछ आपको प्रीमेबल देख के समझ में आ जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग में हमारे कंट्री में 395 आर्टिकल्स थे, मतलब 395 अनुच्छेद थे, और इसको बांटा गया था 22 पार्ट में और 8 शेड्यूल में बांटा गया था। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो अभी ये 395 से होके कितना हो गया? 465 आर्टिकल। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हमें लगे कि भाई ये सारे कानून भी होने चाहिए, तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग संशोधन करना स्टार्ट कर दिया, अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये बढ़ के 465 आर्टिकल्स हो गया, और इसको डिवाइड किया गया कितना? 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। बाकी बचा जो पार्ट था, जिसको हम लोगों ने बोला कि कुछ पार्ट 26 नवंबर को आपका एडप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और बाकी जो इसको डिले किया गया कब तक? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन मतलब इसी डेट को 26 जनवरी को 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। उस टाइम वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसीलिए बाकी बचा जो संविधान है वो 26 जनवरी को हम लोगों ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया। और ये जो आपका 26 जनवरी, इसी को हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या मनाने लगे? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, गणतंत्र दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करने लगे। क्लियर है? चलो, अगर मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमें कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक किस आर्टिकल के बीच आता है? ये 12 से लेकर 35, और ये पार्ट 3 में आता है। ठीक है, तो टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है। जैसे राइट टू इक्वलिटी, ये आपका आर्टिकल 14 से 18 के बीच होता है।
राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में होता है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर मान लो जो श्रमिक होते हैं, जैसे बाल श्रमिक का अगर शोषण वगैरह हो रहा है तो उसका भी एक दिया गया अधिकार कि जैसे कि 14 साल के कम जो उम्र वाले जो बच्चे होंगे उनको आप क्या कर सकते हो, मतलब आप उनको उनसे काम नहीं ले सकते हो। तो ये सारा कुछ दिया गया इस आर्टिकल में। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो हर एक धर्म को भाई अपना एक अलग अलग फ्रीडम दिया गया हमारे कंट्री में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। कल्चरल्स एंड एजुकेशनल राइट्स दिया गया, और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, इसको बोला जाता है क्या कि अगर मान लो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 के सहायता से आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। आप बोलोगे उनको कि भाई मेरे जो राइट्स दिए गए ये सारे राइट्स, इसका मेरे को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने बोले हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 32 है। क्योंकि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका हनन किया जा रहा है तो इसके थ्रू से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो टोटल कितने 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हो गया। और फंडामेंटल राइट्स को हम लोग किस कंट्री से बोरो किए हैं, तो ये हम लोग बोरो किए किस, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किए हैं। और ये स्लाइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे कि आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करेगा, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून से पहले हर किसी को समानता होना चाहिए, ठीक है, हर नागरिक को। उसके बाद आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना, डिस्क्रिमिनेशन, किसको रोकना, किस भेदभाव को रोकना, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब जो हमारे अलग अलग धर्म रह रहे हैं, चाहे भाई हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, तो भाई हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है धर्म के बेस पे, रंग के बेस पे, कास्ट मतलब जात के बेस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ सेक्स, मतलब जैसे कि अगर आपका कोई मेल है फीमेल है, ठीक है, जैसे हम लोग बॉयज़ और गर्ल में भेदभाव करते हैं तो इस पर भी हमें भेदभाव नहीं करना, ये आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है कि हमें जो भी हमारे कंट्री के जो भी नागरिक होते हैं उनको इक्वल एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, किसके लिए, इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको समानता भैया मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, इक्वलिटी मिलना चाहिए। आर्टिकल 16 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम होती है इसको क्या करना चाहिए, एबोलिश मतलब समाप्त कर देना चाहिए। आर्टिकल 17 बात करता है। आर्टिकल 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि अगर आप हमारे देश के नागरिक हो तो आप राज्य से या सेना से या एजुकेशन सिस्टम से, मतलब आप कोई भी टाइटल, मतलब कोई भी अवार्ड ले सकते हो। अगर आप मतलब हमारे देश के नागरिक हो तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से आप मतलब बाहर कोई कंट्री से आप अवार्ड वगैरह नहीं ले सकते हो। तो अगर ले भी लेते तो वो भाई एबोलिशन मतलब उसको समाप्त भी किया जा सकता है। ये आर्टिकल 18 बात करता है। इन सारे आर्टिकल से भैया मतलब जो आपके पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, चाहे भी जो किसान हमारे फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो इसी आर्टिकल के हेल्प से कर पा रहे थे, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है ये आपको बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हर किसी इंसान को भैया जीने का अधिकार है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 बात करता है। आर्टिकल 32 को मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो राइट्स है, ठीक है, अगर कोई भी राइट्स अगर मान लो आपका हनन हो रहा तो आप क्या कर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो अगर वायोलेशन हो जा रहा को कोई भी फंडामेंटल राइट्स का। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, ठीक है, डियर भीमराव अंबेडकर जी जो है आर्टिकल 32 को उन्होंने क्या बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 52 है, ये किसके बारे में बात करता है, ये पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, मतलब कि जो आर्टिकल 52 है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 63 किसके बारे में बात करता है, ये पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 75 बात करता है आपका पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 89 जो है वो बात करता है कौन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का एक तरह से स्कूल ही होता है, वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा बैठ के क्या करते हैं, बैठ के कानून वगैरह बनाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट तीनों चीज़ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये प्रेसिडेंट जो होते हैं ये तीनों चीज़ को मिला के बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा के बारे में बात करेगा, ठीक है। आर्टिकल 81 ये लोकसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे हमारे देश में भैया एक ही सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ पर है, ये दिल्ली में, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। सिर्फ आप जाके ये सर्च करना कि टोटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो होता है हमारे कंट्री में उसमें टोटल जज कितने होते हैं, ये जाके आप लोग सर्च करना, ठीक है। आर्टिकल 1-2 को जब जस्ट 2-1 लिख दोगे तो भैया ये आर्टिकल 214 ये हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल निकल कर आ जाता है, ठीक है।
आर्टिकल 93 की बात करूँगा तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51 मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब अगर आपको कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं तो मौलिक कर्तव्य भी है कि भाई अगर आप देश के नागरिक हो तो ये आपके कर्तव्य है, ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो हमारे देश में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कंट्री में 1975 में जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, तो 42वां जब संशोधन किया जा रहा था कहाँ पे, हमारे संविधान में, तो उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये तो 42 अमेंडमेंट जो होता है हमारे संविधान में, इसको बोला जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा चीज़ हमारे संविधान में चेंज कर दिया गया था। क्लियर है? आर्टिकल 108 जो होता है ये बात करता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह बैठ के मीटिंग करते हैं तो वो किसका आर्टिकल में आता है, आपका आर्टिकल 108 में आता है। आर्टिकल 110 जो ये बात करता है किसके बारे में, मनी बिल के बारे में। और हम आपको याद होना चाहिए जो मनी बिल होता है ये हमेशा किसका, ये आपका लोकसभा ही इसको क्या कर सकता है, इसको प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 148 जो होता है ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीज़ खर्च करती है तो उसके बारे में ऑडिट करना, ये जो ऑडिट जो करेगा वो कौन सा आर्टिकल में आता है आपका, वो आर्टिकल नंबर 148 आएगा, जिसको हम केग भी बोलते हैं। आर्टिकल 76 जो होता है इसको बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इन्हीं को बोला जाता है फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो आपके हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रहते हैं उनके बारे में जो भी लॉ वगैरह के जो प्रोसीजर होते हैं तो उसको ये हैंडल करते हैं, कौन, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 165 जिस तरह से सेंटर में होता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो स्टेट में क्या होता है, एडवोकेट गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ स्टेट। आर्टिकल 280 जो है ये बात करता है कौन, फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगर अभी बात करूँगा कि भैया अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे कंट्री में, तो अगर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं जून में, तो भैया निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है। क्लियर है? आर्टिकल 155 की बात करें तो पोस्ट ऑफ गवर्नर जो होता है ये किस आर्टिकल में, 155 आर्टिकल में है। पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर किस में, आर्टिकल नंबर 164 में है। आर्टिकल 90 बात करता है किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे जो आपके विधायक वगैरह चुन के आते हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। एक होता है विधान परिषद। ठीक है, दो चीज़ होते हैं स्टेट में, एक विधान सभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग विधान परिषद बोलेंगे, ये किस आर्टिकल में आएगा, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 169 में आता है। ठीक है, और आप जाके बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोग सर्च करना कि टोटल कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कौन सी कितने सारे इतने स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सर्च करके देखना आप लोग। आर्टिकल 112 किसके बारे में बात करता है, एनुअल बजट के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 324 जो होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 315 यूपीएससी के जो आर्टिकल है वो किसमें, आर्टिकल नंबर 315 में है। 368 क्या है, अमेंडमेंट ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर हमारे संविधान में कोई भी संशोधन करना हो, कोई भी चेंज करना हो तो वो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, तो ये आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है आपका आर्टिकल 352 जो हो गया इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। अगर कंट्री में हमारे नेशनल इमरजेंसी अगर लगाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन जो घोषित किया जाता है वो किसके, आर्टिकल 352 के द्वारा किया जाता है। और अभी तक हमारे कंट्री में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। कब कब, 1962 में चाइना के वार का टाइम, 1971 में बांग्लादेश के वार का टाइम, और 1975 के द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा लगाया गया था। क्लियर है? किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब लगा, किस आर्टिकल के हेल्प से लगा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 356 होता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में आता है, ये आर्टिकल नंबर 360 में आता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और आर्टिकल 35 से लेकर 50 तक जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो 35 से लेकर 50 के बीच आती है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में भैया मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आपको करना यही है कि अगर आप नोट्स बना लेते हो वेरी गुड, अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो भाई इसको फ्रिक्वेंट कुछ टाइम्स आप इसको इस वीडियो को देखते रहना, ताकि आपके दिमाग में सारे आर्टिकल्स भैया क्या कर जाए, फिट हो जाए। अगर लगता है आपके लिए बेनिफिट है तो भैया फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। ठीक है, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।